हम 8th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कृषि एग्रीकल्चर। तो हम देखिए कुछ डेफिनेशन के बारे में जानते हैं कि अगर कल्चर में आगे एग्री को, शहरी को, पीसी को, वीटी को, हॉर्टी को जोड़ दिया जाए तो क्या शब्दावली निकल के आती है। तो एग्री को जोड़ेंगे तो बनेगा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है, कृषि क्या है? तो मृदा की जुताई और फसलों का उगाना और पशुपालन का विज्ञान और कला क्या है, खेती कहलाती है। तो मिट्टी में जुताई की जाए या फसलों को उगाया जाए और पशुओं का पालन करने का जो विज्ञान है, ये जो पशुओं के पालन करने की जो कला है, उसे हम खेती कहते हैं। उसके बाद में अगर हम शहरी को जोड़ें कल्चर में तो सेरिकल्चर बनता है। और सेरिकल्चर किससे संबंधित है? रेशम के कीटों के पालन से संबंधित है और ये वाणिज्यिक कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। उसके बाद में अगर पीसी को कल्चर में जोड़ा जाए तो ये बनेगा पीसी कल्चर और किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। और वीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो ये अंगूरों की खेती से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर सब्जियों, फलों और फूलों के उगाने से संबंधित है और ये क्या है? कॉमर्शियल यूज में आते हैं। ये एक कॉमर्शियल फार्मिंग है। अब हम बात करेंगे कृषि के प्रकारों की। अच्छा, एक चीज और देखिए कि जैविक कृषि क्या है। तो इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद का प्रयोग होता है और प्राकृतिक कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई भी आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। मतलब ना तो इसमें केमिकल का यूज किया जाएगा और ना ही फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई भी जीएम क्रॉप का उपयोग किया जाएगा। तो कृषि के प्रकारों की बात करें तो एक है कॉमर्शियल कृषि और एक है निर्वाह कृषि, मतलब सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो हम देखेंगे निर्वाह कृषि क्या होती है। तो इसमें कृषक परिवार ही होता है और ये पारंपरिक रूप से करता है खेती और इसमें कम उपज होती है और निम्न स्तरीय टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और पारिवारिक ही श्रम का उपयोग करता है इसमें। और इसे भी निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि में और आदम कृषि में बांटा गया है। तो गहन निर्वाह मतलब इंटेंसिव कृषि क्या होती है। तो इंटेंसिव कृषि क्या है? इंटेंसिव कृषि एक छोटे भूखंड पर की जाती है और साधारण औजारों के द्वारा की जाती है और इसमें अधिक श्रम लगता है और इसमें धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है और उपजाऊ मृदा वाले खेत इसमें जरूरी होते हैं और एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई इसमें जाती हैं। तो इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया है? इंटेंसिव गहन निर्वाह कृषि। और इसमें मुख्य फसल कौन सी है? चावल मुख्य फसल है और अन्य फसलों की बात करें तो गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन भी शामिल है। गहन निर्वाह कृषि कहाँ कहाँ होती है? तो दक्षिण में और दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले और मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। और आदम कृषि कहाँ होती है? प्रिमिटिव कृषि, ये स्थानांतरीय कृषि होती है। ये इसे चालवासी पशुपालन भी इसमें शामिल है। देखिए शिफ्टिंग या स्थानांतरीय कृषि कहाँ पर होती है? इस कृषि के अमेज़न बेसिन में के सघन वन क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। और ये कहाँ?
क्या होता है, इसमें वृक्षों को काटा जाता है और उन्हें जलाकर भूखंड को साफ कराया जाता है और राख को मृदा में मिला दिया जाता है। और इसमें कौन कौन सी फसल होती है, तो इसमें मक्का होती है, इसमें रतालू होता है, आलू होता है, कसावा होता है। और भूमि की उर्वरकता समाप्त हो जाती है, जब उपजाऊपन समाप्त हो जाता है उसके बाद वो भूमि को छोड़कर ऐसी ही दूसरी भूमि को ढूंढते हैं। अच्छा, इसके खेती के नाम प्रसिद्ध हैं अलग अलग एरिया में, जैसे कि उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग कहा जाता है इसे, क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है ये, और मैक्सिको में इसे मिल्पा कहा जाता है, और ब्राजील में इसे रोका कहा जाता है, और मलेशिया में इसे लद्दाख कहा जाता है, लद्दाख। अब एक होती है चालवासी पशु चारण, मतलब नोमैडिक हर्डिंग। क्या है, इसमें पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान, आपने देखा होगा ऊंटों को, भेड़ों को और बकरियों को चराने जाते हैं, तो ये कहाँ पर होती है, सहारा के अर्ध शुष्क क्षेत्र में और शुष्क प्रदेशों में, और मध्य एशिया में, और भारत के कौन कौन से रीजन में भारत का फोकस करना है, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में ये प्रसिद्ध है। और देखिए आप, इसमें जानवर कौन कौन से होते हैं, पशु मुख्यतः भेड़ है, ऊंट है, मवेशी, याक और बकरियां इसमें ये पालते हैं, और ये घास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब हम बात करेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग की। कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है, तो वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय बेचने के लिए किया जाता है, लाभ कमाने के लिए किया जाता है। और विस्तृत कृषि क्षेत्र, ये एक बड़े कृषि क्षेत्र होते हैं और इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसमें दूसरी बात, अधिक कार्य कौन करती हैं, मशीनें अधिकांश कार्य करती हैं। और ये वाणिज्यिक कृषि में कौन से, अनाज की कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण, मतलब कि प्लांटेशन की कृषि, मिक्स फार्मिंग और ग्रेन से संबंधित फार्मिंग की जाती हैं। अनाज कृषि में ये वाणिज्यिक उद्देश्य से की जाती है, मैंने आपको अभी बताया वाणिज्यिक उद्देश्य से की जाती है। और इसमें गेहूं, इसमें मक्का सामान्य रूप से की जाती हैं। एरिया की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में आपने सुना होगा प्रेरीज के मैदान को, यूरोप और एशिया में की जाती है, आपने सुना होगा स्टेपीज के मैदानों को, इस शीतोष्ण घास के मैदानों में की जाती है। और ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े बड़े फार्म होते हैं और यहाँ पर आबादी बहुत कम होती है। मशीनों से कृषि की जाती है। अब हम बात करेंगे मिश्रित कृषि कैसे की जाती है। ये तो हुई अनाज की कृषि की बात। मिश्रित कृषि में क्या किया जाता है कि भूमि का उपयोग भोजन के लिए और चारे के दोनों के लिए किया जाता है। और इसमें चारे की फसलें उगाने और पशु धन पालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि उनका चारा भी उगाया जाएगा और भोजन एवं चारे की फसलें उगाने और पशुधन, मतलब कि फसलें भी उगाई जाएंगी और पशुओं को भी साथ साथ पाला जाता है। अब हम बात करेंगे प्लांटेशन, रोपण कृषि की। तो इसमें ये सभी जानते हैं कॉमर्शियल यूज के लिए होती है और इसमें चाय है, इसमें कहवा है, काजू है, रबड़ है, केला है, कपास है, मुख्य फसलें हैं। और ये एकल फसल मतलब एक ही फसल उगाई जाती है, ये नहीं इसमें और मिक्स कर दी जाए। उसके बाद में ये बड़े पैमाने पर की जाती है और इसमें श्रम की और पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। इसके क्षेत्रों की बात करें तो ये विश्व के मुख्य क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मतलब ट्रॉपिकल रीजन में होती है, जैसे मलेशिया में रबड़ होती है, ब्राजील में कॉफी होती है और भारत और श्रीलंका में चाय होती है।
अब हम बात करते हैं चावल की। मुख्य फसलों में बात करें चावल की, तो चावल यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है, सभी जानते हैं। और ये कहाँ होती है? ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में ये होती है। मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ में और 0 डिग्री से 30 डिग्री साउथ में होती है। उसके बाद में चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, नमी की जरूरत होती है एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए? चीका मिट्टी, चीका युक्त जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। उसमें रीजन की बात करें तो चाइना में चावल उत्पादन में अग्रणी स्थान है। इसके बाद में भारत का, जापान का, श्रीलंका का और इजिप्ट मतलब मिस्र भी इसका उत्पादन करते हैं। और अनुकूल जलवायु की बात करें तो भारत में पश्चिम बंगाल में अनुकूल जलवायु है इसके लिए, और बांग्लादेश में भी। क्यों? क्योंकि यहाँ रेनफॉल और वाटर के कारण ये 2 और 3 फसलें उगाते हैं एक वर्ष में। अब हम बात करेंगे गेहूं की। तो गेहूं की बात करें तो गेहूं के वर्धन काल में, ग्रोइंग सीजन में मध्यम तापमान की एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। और फसलों की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। और इसका विकास कौन सी? दोमट मृदा में होता है। और गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका में, कनाडा में और अर्जेंटीना में, और आपने सुना होगा यूएसए, कनाडा और अर्जेंटीना में इन्हें पंपास कहा जाता है, पंपास रीजन में गेहूं को। और यूक्रेन और रूस में स्टेपीज कहा जाता है और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहा जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे मिलेट की, मोटे अनाज की। तो मोटे अनाज में कम उपजाऊ मिट्टी की, कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में ये उगाया जाता है। और इसमें कम वर्षा की जरूरत होती है। उच्च से मध्यम तापमान भी चलता है। और इसमें फसल कौन कौन सी है? ज्वार है, बाजरा है, रागी है। ज्वार और बाजरा कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में और महाराष्ट्र के रीजन में होता है। और रागी कहाँ? कर्नाटक रीजन में। अब हम बात करेंगे आपके मक्का की। मक्का इसके लिए मध्यम तापमान और वर्षा, मध्यम तापमान और क्या होता है? वर्षा की आवश्यकता होती है। मध्यम तापमान की, वर्षा की और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। और इसके रीजन को ध्यान रखिए कि उत्तरी अमेरिका में, ब्राजील में, चीन में, रूस में, कनाडा में, भारत में और मेक्सिको में ये उगाई जाती है। तो ध्यान रखिए इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे कपास की। तो कपास कहाँ होती है? तो कपास की वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर चाहिए और हल्की वर्षा चाहिए। और 200 से 210 दिन पाला रहित चाहिए और तेज चमकीली धूप चाहिए। और इसके लिए काली और जलोढ़ मृदा चाहिए। और इसके रीजन की बात करें तो ये रीजन देखिए ट्रॉपिकल रीजन की कृषि है, क्योंकि उच्च तापमान चाहिए। और ये 23 डिग्री 0 से 23 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ रीजन है इसका। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? भारत में बात करें तो भारत में ये महाराष्ट्र में और गुजरात में इसका रीजन है। और बात करें चाइना में और यूएसए, पाकिस्तान, ब्राजील, मिस्र में ये अग्रणी उत्पादक देश हैं इसके कपास के। अब हम बात करते हैं
पटसन की। तो पटसन को सभी जानते हैं, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, और ये जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसमें भी उच्च तापमान की, बाहरी वर्षा की और आर्द्र जलवायु, नमी वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। और यह उष्ण कटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में उगाया जाता है, और भारत में, वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में भी ये अच्छा विकसित है इसकी फार्मिंग। अब हम बात करेंगे कॉफी की। तो कॉफी के लिए हमें गर्म और आर्द्र, अधिक वर्षा वाली जलवायु चाहिए, और मिट्टी लोमिंग मतलब दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, और ये पर्वतीय रीजन पर अच्छी होती है। और ब्राजील कॉफी के लिए अग्रणी उत्पादक है, और इसके बाद में कोलंबिया, और उसके बाद में भारत इसका अग्रणी उत्पादक है। तो ये कौन सी वार्म क्लाइमेट वाली फसल है? अब हम बात करेंगे चाय की। तो चाय बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है, और इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए हमें क्या चाहिए? ठंडी जलवायु चाहिए। कॉफी के लिए ध्यान रखिए हमें गर्म जलवायु चाहिए, और चाय के लिए हमें ठंडी जलवायु चाहिए। और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, समान रूप से उच्च वर्षा चाहिए। और इसके लिए मिट्टी कौन सी चाहिए? दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, और मंद ढालों की जरूरत होती है। और ये कौन सी? कूल क्लाइमेट वाली फसल है। और ये कहाँ कहाँ? केनिया में, इंडिया में, चाइना में और श्रीलंका में चाय होती है। अब कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास के लिए क्या जरूरी है? कृषि का मशीनीकरण जरूरी है। अब हम बात करेंगे भारत का फार्मिंग की बात करें तो भारत में फार्मिंग कैसा विकसित है? तो भारत में फार्मिंग कम विकसित है। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिविजुअल पर कम विकास हुआ है, क्योंकि इंडिविजुअल पर निर्भर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका बहुत विकास हुआ है, क्योंकि इसके लिए उच्च टेक्नोलॉजी और अधिक कैपिटल की आवश्यकता होती है। देखिए ये यहाँ मशीनों से छिड़काव हो रहा है। तो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। आगे हम अगला चैप्टर करेंगे, और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी आपको वीडियो में मेन पॉइंट की पढ़ाई मिलती रहेगी। और एक बार आप भी रीड कीजिए चैप्टर को अच्छे से, और हमारे जो बोलने में हेजिटेशन है कहीं ये भी वीडियो आगे पढ़ाई के साथ कम होता जाएगा, और वीडियो अच्छी क्वालिटी में मिलते रहेंगे। धन्यवाद।